हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8 समय की सुरंग। ये देखिएगा, ऐसे मानेगा समय की सुरंग, जैसे समय की सुरंग में हम जा रहे हैं और जा करके पता करते हैं कि समय में क्या हुआ था, आगे वाले में क्या होगा। ये ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सारांश से। कुछ घटनाएं या बातें ऐसी होती हैं जिन पर हर कोई सहज विश्वास नहीं करता। ये जिनके साथ घटती होती हैं, बस वही इनका साक्षी भी होता है और गवाह भी। प्रस्तुत पाठ ऐसे ही कल्पना या सच्ची घटना जो हो उस पर आधारित हैं, जिसमें घटित घटनाओं पर सहज विश्वास नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझना है हमें समय के साथ, समय के पक्ष को और समय के बारे में जानना है। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था, प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इसी के साथ में हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक है। उसने एक मशीन बनाई जिसका नाम टाइम मशीन रखा था। टाइम मशीन बिल्कुल वो जो आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक टाइम मशीन भी रखी गई थी। इसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था, भविष्य की सैर कर सकता था। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। जी हाँ, तो एक फिल्म आई थी, फिल्म का मुझे नाम तो याद है नहीं, लेकिन उसमें आपको टाइम मशीन दिखाया गया था। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, उसने अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। मशीन का आकार एक कुर्सी जैसा था, उसमें अनेक यंत्र लगे हुए थे, उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घूमने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जा सकता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलवाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे, तब न तो काल यात्री वहां था और न ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोजन शुरू कर देना। यानी कि वह यात्रा पर निकल गया। ठीक है, हम सब उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था। बदहवास हालत में थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी अपबीती बतानी शुरू की। उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था, अब उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा कर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता है और पल भर में रात हो जाती है। काल यंत्र में मेल लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी की और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा था, उस काल मशीन से हैंडल घुमाते ही 200 वर्ष आगे निकल गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा, अगले पर सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। अब देखिएगा, 200 वर्ष आगे चला जाता है बंदा और वहां जाकर के जब देखता है कि यार ये तो बहुत मैं आगे निकल जाऊंगा, तो वहां पर कड़कड़ाती बिजली की आवाज दिखाई देती है। सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बनी सिम्पैक्स जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थीं, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाकर देखा, पंखदार मूर्ति के पास जो कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे थे, थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था, वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चे जैसी थी। यानी कि जब जाकर जहां काल मशीन रुकी, वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ी मूर्ति है जिसके पंख भी हैं, और वहां के लोग देख करके उसकी तरफ आने लगे और वे देखना चाहते कि ये कौन है और ये कैसा व्यक्ति है, और इसे छूना चाहते थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे।
उनके सामने चौकियां थीं जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी में की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडर नजर आए। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल में कांप गया। अब देखिएगा, जो वहां पर लोग मिले, जो वहां पर देखने में कैसे लग रहे थे, बच्चों जैसे लग रहे थे, अब वो आते, छूते और छू करके किलकारियां मारते और फिर वापस भाग जाते। तो इस तरह का वहां पर व्यवहार हो रहा था। ठीक है, इसी के साथ में कारण मेरा कालयंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। कालयंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? कालयंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़ आया था, अब वह वहां नहीं था। उसने उसे गायब किया। किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ न पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूर्य निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां कालयंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने कालयंत्र को खींचा हो। मैं उन निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। यानी कि जहां कालयंत्र छोड़ा था वहां से उसे कुछ लोग खींच करके ले गए अपने साथ में, और रात हो गई थी। रात के बाद ये सवेरे का समय था जब ये लकीरें वहां पर दिखाई दी कि इसको खींचा गया है। इसी के साथ में आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया मेरा कालयंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुंबदवार खोलने लगा। इसी बीच में नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं धैर्य से काम लेने का निर्णय किया। मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि उस मैदान में जगह जगह छायादार पेड़ हैं और हर पेड़ के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग उन कुएं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह है कि एक दिन मैं एक खंडर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैं चीखकर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा। अब देखिएगा, यानी कि टॉर्च भी लेकर के वहां जाना पड़ा। अब जैसे ही टॉर्च जलाई तो वो एक विचित्र जीव नजर आने लगा। ठीक है, इसी के साथ बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया। तब मेरी नजर छायादार पेड़ के नीचे कुएं पर गई। वह उसी कुएं में तो नहीं छिप गया। मैंने सोचा, मैंने लपककर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगह पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा, शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलाक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कालयंत्र उन्हीं मारलाक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। जगत मतलब मुंडेरी। मारलाक लोगों की दुनिया देखना जरूरी था। मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तिली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज़ उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलाक छिपे हैं। माचिस की तिली जलते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़े। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तिली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैं तुरंत एक तिल्ली जलाई हुए चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थीं। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा न था। चारों ओर दिन का प्रकाश था।
प्रकाश में मालोक निकल नहीं सकते थे। यानी कि जो दूसरी दुनिया थी जिसे पातालोक कहा जा सकता है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वो उजाले में आना ही नहीं चाहते, प्रकाश में आना ही नहीं चाहते, और वो एक अंधेरी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे उन्हें प्रकाश दिखाया जाता है वो भाग जाते हैं। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते हुए खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया मेरा दम भी घुट गया था। एक दिन जंगल घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझसे मिल गई, उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तु देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थी। कांच की पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इस तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मारलाख लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दोगुनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। अब देखेगा 200 साल आगे की दुनिया में जाकर के व्यक्ति क्या पा रहा है, वहां से अपने जमाने की वस्तुओं को पा रहा है और खुश हो रहा है, क्योंकि उसे जाकर मारलाख लोगों से युद्ध करना है। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकला आया। शाम ढलने लगी थी, अंधकार छाता जा रहा था। मैं जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल्यंत्र उसी के नीचे छिपा कर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मशाल सी बना ली, फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मारलाख लोगों ने मुझे घेर लिया। अवसर पाकर मैंने माचिस की तिल्ली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलाख भाग खड़े हुए, पर तिल्ली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। उस समय मैं अपने काल्यंत्र के बारे में सोच रहा था, काश वह मुझे मिल जाता। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे पे एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा काल्यंत्र था। मैं तुरंत काल्यंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर से आवाज हुई और चबूतरे का दरबार बंद हो गया। मालाक बेहद चतुर थे, उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे काल्यंत्र पर बैठ गया। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया। काल्यंत्र चल पड़ा। मालाक पीछे हट गए। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने काल्यंत्र बंद कर दिया और अब मैं तुम सबके सामने हूं। तो देखेगा, ये बिल्कुल ऐसे मानेगा एक्शन रिप्ले फिल्म की तरह। ठीक है, इसमें क्या है, आपका टाइम मशीन है और टाइम मशीन से सारी दुनिया देखी जा सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसी के साथ में कालयात्री की अपबीती विश्वसनीय थी, उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया। कारण उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। ऐसे फूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। कालयात्री ने बताया था कि ये फूल उसे वीणा ने दिए थे। हम कालयात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। तो इसी के साथ में ये कालयात्री वाली जो घटना है, ये कहानी आपकी खत्म हो जाती है। और यहां पर आते हैं शब्द अर्थ। जी हाँ प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ बड़ा ही सूक्ष्म रहता है, बड़ा जटिल रहता है। समझेंगे। सक्षम, समर्थ या योग्य। बदहवास, जिसे होश या हवास न हो, घबराया हुआ हो या परेशान हो। अटालिका, बहुत ऊंचा भवन। उत्सुकता, जानने की तीव्र इच्छा। गुप्त द्वार, वह दरवाजा जो सामने दिखाई न दे। धरातल, धरती की सतह। विचित्र, अनोखा, अद्भुत। आशंका, भय और खतरे की संभावना। सहसा, अचानक। आमोद प्रमोद, मनोरंजन या मौज मस्ती। पुरातत्व, पुरानी बातों के अनुसंधान तथा अध्ययन से संबंधित। पक्षाघात, लकवा मार जाना, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का दायां या बायां भाग बेकार हो जाता है। अविश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक न हो। अतीत, वह समय जो बीत चुका हो। गगनचुंबी, आकाश को छूने वाली अर्थात बहुत ऊंची। खंडर, टूटी फूटी इमारत। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी जिसमें आपने टाइम मशीन को देखा और समझा और जाना। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे।